स्वागत है साथियों। आज हम सभी अपनी इस वीडियो क्लास में कमलेश्वर की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी दिल्ली में एक मौत का सारांश देखेंगे और देखेंगे इस कहानी का मूल मंतव्य क्या है, क्या उद्देश्य है और यूपी हायर की जो विज्ञापन संख्या 52 परीक्षा के विज्ञापन आने वाले हैं उस परीक्षा की दृष्टि से हमारी ये बैच शुरू हो चुकी है और उसमें हम कहानी वाले हिस्से को लगातार कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे नंबर पर संपर्क करके आज इस बैच को ज्वाइन करें। कहानी का हिस्सा लगभग पूरा होने वाला है। इस क्रम में दिल्ली में एक मौत कहानी को हम यहाँ पर देखते हैं। देखेंगे सबसे पहले कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत महानगरीय जीवन की यांत्रिकता, व्यस्तता और मानवीय संवेदनहीनता को केंद्र में रखने वाली कहानी है। तो इस कहानी में ये दिखेगा कि किसी एक व्यक्ति की मौत हुई है और महानगरीय जीवन की यांत्रिकता में व्यस्त, अपने जीवन शैलियों में व्यस्त लोग उस मनुष्य की मृत्यु, उस व्यक्ति की मृत्यु को कितना महत्व देते हैं या नहीं देते हैं, वो सारी बातें इसमें दिखाई पड़ेंगी। कहानी में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे वाली दिल्ली की सुबह में कथावाचक अपने आसपास के महानगरीय जीवन को देख रहा है, जहाँ पर सारी चीज़ें उसे दिखाई पड़ रही हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, कोहरा पूरी तरह से घना है, लोग आते जाते दिख रहे हैं। अचानक उसे समाचार पत्र से पता चलता है कि सेठ दीवान चंद्र की मृत्यु हो चुकी है। ये सेठ दीवान चंद वही हैं जिनके साथ उठना बैठना, आना जाना सब कुछ है। उनसे परिचय अच्छा खासा है। उनके बेटे से कथावाचक का परिचय बहुत अच्छा है और ये दीवान चंद कथावाचक जिस बिल्डिंग में, जिस कॉलोनी में रहता है, वहीं पर रहने वाले एक बड़े सेठ हैं। तो समाचार पत्रों से पता चलता है, आप इससे समझ सकते हैं कि एक ही कॉलोनी में रहने वाले लोग और किसी की मृत्यु की खबर अचानक केवल समाचार पत्रों से पता चलती है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। अब आगे देखते हैं कि ये पता है कथावाचक को कि दीवान चंद की मृत्यु हो चुकी है और मनस्थिति क्या है कथावाचक की कि मैं चुपचाप खड़ा देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का भी साथ दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोंच रही है। यानी एक मन, एक नैतिकतावादी मन कह रहा है कि उसके लड़के से मेरा परिचय है, उनके साथ उठना बैठना है, तो ऐसे में तो दुश्मन भी जाता है साथ देने किसी के यहाँ अगर इस तरह का माहौल हो गया। लेकिन सर्दी के कारण हिम्मत छूट रही है और लग रहा है कि जाना ही पड़ेगा, ऐसी बात मन को कोंच रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मन स्थिति है ये संवेदनहीनता को दर्शाती है। आगे देखेंगे, दीवान चंद के परिवार और आसपास के लोगों से परिचय होने के बावजूद कथावाचक सर्दी और अपनी सुविधा के कारण शव यात्रा में जाने से बचना चाहता है। आपको ये कहानी शुरुआती दौर में ही ये बात दिखाई देगी कि कथावाचक पूरी तरह ये कोशिश कर रहा है कि कहीं मैं इस तरह से रहूं घर में अपने कि कोई कहीं मुझे उनकी शव यात्रा में चलने के लिए न कह दे। और कहीं से भी किसी की आवाज़ आती है, कोई उसे पुकारता है, कोई दरवाजे पर आता है गेट पर, तो उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चलने के लिए कह दे, ये जानते हुए कि वो व्यक्ति उसका परिचित था, उसके एक मित्र का पिता है। इसी बीच पड़ोस के सरदार जी का नौकर धर्मा मक्खन लेने जाता है और कथावाचक भी उससे अपनी सिगरेट मंगवा लेता है। यह प्रसंग मृत्यु के सामने भी रोजमर्रा की सुविधाओं में उलझे जीवन को दिखाता है। जब धर्मा आता है, सरदार जी का नौकर मक्खन लेने के लिए निकलता है, तो कथावाचक इस दुख में भी है कि दीवान चंद की मृत्यु हुई है, उनकी शव यात्रा में जाना है, लेकिन सिगरेट पीना या सिगरेट मंगाना वो नहीं भूलता है और सिगरेट के लिए वो उनकी जो शव यात्रा की बात है उसे भी पूरी तरह छोड़ देता है। कहानी का कोई भी पात्र दीवान चंद की यात्रा में शामिल नहीं होना चाहता है, उस शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि दीवान चंद भ्रष्ट, चरित्रहीन या सामंती प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बल्कि उनसे जुड़ा हर व्यक्ति उनसे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही जुड़ता था। ये और आज जब वे नहीं हैं तो उनसे अब स्वार्थ पूर्ति संभव नहीं है और न ही उनके पास जाने का, न ही उनकी शव यात्रा में जाने का कोई लाभ। तो दीवान चंद भ्रष्ट भी नहीं थे, चरित्रहीन भी नहीं थे, सामंती भी किस्म के भी नहीं थे, बल्कि सबके सहयोगी थे। वो कई लोगों को शहरों में उन्होंने बसाया, उनके बिजनेस को चलने में मदद की, उनकी
कई तरह से मदद की, लेकिन उसके बावजूद उनकी शव यात्रा में कोई भी जाने को तैयार नहीं हो रहा था। बल्कि कहानी में लिखा गया कि बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। ये सारे शरीफ और दुनियादार आदमी एक ऐसे व्यक्ति की शव यात्रा में नहीं जाते जो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, जिसके जीवित रहते उसके यहाँ आदमियों का हुजूम लगता था। कथाकार ने लिखा कि कहानी में जब दीवानचंद ने अपनी बेटी की शादी की तो हजारों गाड़ियाँ खड़ी थी, हजारों लोग उनके दरवाजे पर थे, लेकिन आज जब उनके यहाँ शव यात्रा निकलने वाली है तो उस शव यात्रा में गिने चुने 5 से 7 लोग हैं। 4 लोग कंधा दिए और 5-6 लोग पीछे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ये संवेदनहीनता कहीं न कहीं झकझोर करके रख देती है कि व्यक्ति तमाम तरह के निमंत्रण, शादी ब्याह में लाखों के खर्च, या मरनी करनी में या 13वीं में इतने खर्च करता है, लेकिन असल ज़िंदगी में संवेदना का पात्र, संवेदना का भागीदार कोई नहीं होता। तो ये जो महानगरीय जीवन की जो एक ये बहुत बड़ी त्रासदपूर्ण जो ये चरित्र है, ये कहीं न कहीं झकझोरने वाला है। तो दिल्ली में एक मौत कहानी के माध्यम से यही कमलेश्वर जी दिखाने का प्रयास करते हैं। सेठ दीवानचंद करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन थे। उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें शहर में बसने लायक बनाया और बिजनेस स्थापित करने लायक बनाया। कथाकार का परिचित अतुल मवानी भी उनमें से एक था जिसकी मदद सेठ दीवानचंद ने की। और ये बात अतुल मवानी कहानी में कहता है। वे बड़े अच्छे आदमी थे दीवानचंद जी, और इस शहर में जब मैं पहली बार आया तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। ऐसा व्यक्ति भी बात करने से कतरा रहा है कथाकार से, न वो जिक्र करता है, कथाकार भी बच रहा है कि कोई उससे जिक्र न कर दे शव यात्रा में चलने का। अतुल मवानी भी भागता है, सरदार जी भी पूरी तरह से अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटी से ये दर्शाते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सब इग्नोरेंस में दीवानचंद की मृत्यु की खबर को डाल देते हैं। और बातचीत के संवाद आप सुनेंगे तो आप हैरान रहेंगे। जैसे कथाकार कहता है कि मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है, मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है और कहता है, यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, जरा अपना आयरन देना। अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल न खड़ा कर दे। मैं उसे फ़ौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवानचंद की मौत की खबर सुनी है, मुझे हर क्षण यही खटका लगा रहता है कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। आप इस संवाद से समझ सकते हैं कि अतुल मवानी को भी पता है कि दीवानचंद की मृत्यु हो चुकी है, कथाकार को भी पता है, लेकिन अतुल मवानी जब कथाकार के घर जाता है तो वो आयरन मांगने के लिए, प्रेस मांगने के लिए जाता है, कपड़े आयरन करने के लिए, और पूछता या बताता तक नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं करता है या जिक्र करना भी ज़रूरी नहीं समझता है कि दीवानचंद की मृत्यु हुई है, चलना है अथवा नहीं चलना है। इतना जड़ समाज, महानगरी जीवन की ये विसंगति देख करके कोई भी व्यक्ति दहल जाए। धीरे धीरे बिल्डिंग के लोग दीवानचंद की शव यात्रा के लिए इकट्ठे होने लगते हैं, थोड़े थोड़े, जिनके अंदर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता या नैतिकता या कहें कि औपचारिकता है। लेकिन वातावरण में शोक की अपेक्षा सामाजिक औपचारिकता अधिक दिखाई देती है और सारे लोग तैयार होके, आप देखेंगे कहानी में ये दिखाई पड़ेगा कि मिसेस बासवानी वो लिपस्टिक लगा रही हैं, नए कपड़े पहन रही हैं, कपड़े आयरन करके अतुल मवानी वो तैयार हो रहा है, सरदार जी अपने मूँछों पर फिक्सो लगा रहे हैं ताकि मूँछें एकदम ठीक ठाक रहें, तितर बितर न हो। सारे लोग ऐसे तैयार होकर जा रहे हैं जैसे कहीं फिल्म देखने जा रहे हों या कहीं खाने पर जा रहे हों, और ये सब तैयार हो करके 2 मिनट 5 मिनट के लिए उस शव यात्रा में शामिल होते हैं। और जैसे ही लाश जलाने के लिए अंदर ले जाती है, सारे लोग अपने अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट करते हैं। कहीं गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज़ आ रही है, कहीं स्कूटर स्टार्ट करने की आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे लोग नाक सुड़कते हुए, रुमाल नाक पे लगाए हुए, औरतें सब भागने लगते हैं। कथावाचक भी अंततः शव यात्रा में शामिल हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे अवसर पर साथ देना सामाजिक दायित्व है। न चाहते हुए जाता है,
एक सामाजिक मजबूरी की वजह से। शव यात्रा में शामिल लोगों के बीच भी मृत्यु के प्रति गहरी आत्मीयता नहीं है। वे अपनी अपनी व्यक्तिगत बातचीत और चिंताओं में व्यस्त हैं। जितने लोग भी जाते हैं वहाँ पर सब अपनी अपनी बातें करते हैं कि शाम को वहाँ चलना है, शाम को वहाँ पर इनविटेशन है, गाड़ियाँ आ जाएंगी, हमें चलना है, थोड़ा जल्दी करना। इस तरह से सारे लोग तैयार होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी शव यात्रा में ना आकर के किसी मीटिंग में आए हुए हैं। तो धीरे धीरे सारे लोग वहाँ से खिसकने लगते हैं और स्त्रियों की बातचीत, उनके पहनावे और जूड़ों के स्टाइल तथा पुरुषों के सिगरेट पीने का चित्रण शोक के वातावरण में उपस्थित दिखावे और सामाजिक औपचारिकता को उभारता है। कारों के ड्राइवर फूलों और मालाओं को लेकर खड़े हैं और अपने अपने मालिकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी ओर देख रहे हैं। मृत्यु का संस्कार भी सामाजिक प्रदर्शन का रूप ले लेता है। कहानी में आगे बासवानी अपनी पत्नी को शव के पास जाने का संकेत देता है कि जाओ, दिखावे का थोड़े 2 आंसू निकाल करके चली आओ, लेकिन वह भी कहने पर भी नहीं जाती, दूसरी महिला के साथ बातचीत में व्यस्त रहती है। यह प्रसंग जो है वो संवेदना के कृत्रिम रूप को स्पष्ट करता है कि वहाँ होकर भी वहाँ नहीं है। यानी मृत्यु और शव यात्रा से कोई सरोकार वहाँ किसी को नहीं है। शव के पास सरदार जी और अतुल मवानी जैसे लोग भी मौजूद हैं, पर उनकी उपस्थिति में आत्मीय शोक की अपेक्षा सामाजिक उपस्थिति का भाव अधिक है, ताकि लोग ये न कहें कि फला फला लोग नहीं आए। शव यात्रा शमशान पहुंचती है और दीवान चंद की चिता को अग्नि दे दी जाती है। चिता जलने लगती है, लेकिन कुछ लोग पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ जाते हैं। कथावाचक भी अनुभव करता है कि अनेक लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए आए हैं। तो जो उसके बहुत हितैषी समझ लें या कुछ मजबूर थे, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, जो तैयार होकर नहीं आए कि कहीं वहाँ से चले जाएंगे, ऐसे लोग वहाँ फुर्सत में बैठ जाते हैं। बाकी जो तैयार होकर आए थे वो सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकल गए और लाश अभी जलनी शुरू नहीं हुई, बाकी सारे लोग वहाँ से निकल गए। तो वो भी महसूस करता है कथाकार कि यहाँ सारे लोग केवल औपचारिकता निभाने आए थे और असल में कथावाचक भी औपचारिकता ही निभाने आया था। बस वो तैयार होकर नहीं आया था, अन्यथा वो भी काम के लिए निकल जाता, ऐसा वो सोचता है। कथाकार के मन में यह विचार आता है कि शायद अन्य लोगों ने भी इस अवसर के लिए छुट्टी ले रखी होगी, क्योंकि रोजमर्रा के काम से अधिक महत्वपूर्ण उनके लिए कोई और चीज़ें नहीं हैं। यहाँ कहानी मृत्यु और जीवन के बीच महानगरीय मनुष्य की व्यावहारिकता और संवेदनहीनता को व्यंग्यात्मक ढंग से सामने लाती है। कथावाचक भी स्वयं संवेदनहीन व्यवस्था से अलग नहीं है। वह सोचता है कि अब घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाए या एक मौत का बहाना बनाकर छुट्टी ले ले। अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे किसी की मृत्यु और शव यात्रा में भी लोग बहाने बनाना चाहते हैं। तो संवेदना तो पूरी तरह से गायब है। इस आत्मस्वीकृति से यह स्पष्ट है कि कहानी का व्यंग केवल दूसरों पर नहीं, बल्कि कथावाचक सहित पूरे महानगरीय मध्यमवर्गीय समाज पर है। तो ये व्यंग पूरे के पूरे महानगरीय मध्यमवर्गीय समाज पर है। इस प्रकार दीवान चंद की मृत्यु के बहाने कमलेश्वर महानगर में जीवित मनुष्यों के भीतर मरती हुई संवेदना को उजागर करते हैं। इसलिए मौत का अर्थ केवल एक व्यक्ति की मृत्यु भर नहीं रह जाता, बल्कि जीवित मनुष्यों की मरी हुई संवेदनाएं उभर करके, संवेदनहीनताएं उभर करके आती हैं। कहानी का मूल निष्कर्ष यह है कि महानगर में मनुष्य लोगों की भीड़ के बीच रहते हुए भी आत्मीयता से वंचित और अपने स्वार्थ एवं सुविधा में कैद हो गया है। दीवान चंद की मौत के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं की मृत्यु भी दिखाई पड़ रही है और कमलेश्वर जी ने यहाँ एक प्रैक्टिकल किया हुआ है। एक तरह से एक मृत्यु के बहाने उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया कि समाज की स्थिति क्या है, मनस्थितियाँ क्या हैं, और ये हकीकत है, ये यथार्थ है समाज का। तो कहानी का मूल मर्म यहीं तक था। कथाकार भी सोचता है कि अगर वो अच्छे कपड़े पहन के आया हुआ होता तो वो भी कहीं निकल जाता, नहीं तो अब उसे भी यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अब शव भीतर पहुँच चुका है। मातम पुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही हैं, स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चिता में आग लगा दी गई है। 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरफ वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते, ऐसा सोचता है कथाकार।
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में भी शामिल हुआ हूं। तो देखिए, शव यात्रा का दुख किसी की मृत्यु का दुख नहीं है, बल्कि अब बहाने बना के उसी के बहाने छुट्टी लेने की बात। तो ये मरती हुई संवेदना को चित्रित करने वाली एक कहानी है। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। अब देखते हैं परीक्षा के लिए सबसे जरूरी कौन कौन से तथ्य हैं। कहानीकार इसके कौन है? कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका निकाली, इसे ध्यान रखना है। प्रमुख पात्र केंद्र कौन है? सेठ दीवानचंद की मृत्यु और उसका महानगरीय सामाजिक परिवेश। कथावाचक यानी कहानी का मैं, जो स्वयं भी महानगरीय संवेदनहीनता का हिस्सा है। मुख्य प्रतिपाद्य महानगरीय जीवन की यांत्रिकता, औपचारिकता और आत्मकेंद्रिता और संवेदनहीनता, यही मुख्य प्रतिपाद्य है। शीर्षक की सार्थकता क्या है कि एक मौत केवल दीवानचंद की मृत्यु नहीं, बल्कि महानगरीय जीवन में मानवीय संवेदना के क्षरण का भी संकेत है। थोड़ी सी बातें सावधानी पूर्वक हमें देखनी चाहिए कि बहुत सारे लोग, कई जगह पे आप देखेंगे ब्लॉग्स पर, इंटरनेट पर, वहाँ पर देखिएगा कि इस कहानी का मतलब था कि लोगों को किसी की मृत्यु से या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं तक सीमित कर देते हैं। जबकि मूल पाठ में कथावाचक स्वयं भी इसी मानसिकता में शामिल है। इसलिए इसे समाज बनाम कथावाचक के रूप में नहीं, बल्कि पूरे महानगरीय मध्यवर्ग की आत्मालोचन वाली तस्वीर के रूप में समझना चाहिए। तो उम्मीद है ये कहानी आपकी समझ में आई होगी, इस कहानी का मूल मर्म आपके समझ में आया होगा, और परीक्षाओं में यदि इस कहानी से कोई तथ्य पूछा जाएगा तो आप बेहतर ढंग से उत्तर का चुनाव कर पाएंगे। तो हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नए हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।